प्रणाम म्यूट है। गुरुदेव। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। आप सभी लोगों का अभिनंदन। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। और आज हम लोग उस प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो कल जहां पे हम लोग अटक गए थे वहीं से हम चर्चा शुरू करेंगे और चर्चा के अंत में ध्यान करेंगे। तो कल की चर्चा को हम लोग पहले पूरी कर लेते हैं और उस चर्चा के उपरांत उसके बाद हम लोग आज का जो ध्यान है वो करेंगे। तो कल चर्चा हो रही थी हमारे भीतर के अंतःकरण की, कि मन, विचार और इसको हमने बेसिक जो हमारा फार्मूला हमने बनाया था, जो नाद सूत्र का फार्मूला हमने बताया कि मातृका से शब्द बनते हैं और शब्द से मातृका से वर्ण बनते हैं, वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से पद बनते हैं, पद से पदार्थ बनते हैं। मैंने ये बात आप लोग को बताई और ये बात बताने के साथ साथ हम इस फॉर्मूले को मन के ऊपर जैसा जैसा नाद सूत्र बताते हैं, जैसा हमारे शास्त्र बताते हैं और जैसा अनुभव में आता है, उस आधार पे मन के ऊपर सेट करने की हमने कोशिश की। क्या ये फार्मूला मन पे सेट होता है? क्योंकि नाद सूत्र में बार बार जो है वर्ण, वर्ण को हमारा पर्सनालिटी और वर्ण से जो है उत्पन्न होने वाले जो संस्कार हैं उसके बारे में बताया जाता है और उसके बाद मन के संकल्प विकल्प की चर्चा होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मन को एक लेमन लैंग्वेज में मन बोल देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मन के बहुत सारे शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, वो हम पकड़ नहीं पाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये सारे शब्द क्या है, हम बोलचाल में धीरे धीरे उन शब्दों को भूलते चले गए हैं। उन शब्दों का प्रॉपर ख्याल नहीं रहता है कि ये शब्द वास्तव में क्या है। और उस वजह से आ, देखो, इंग्लिश में माइंड बोल दिया गया, लेकिन हम माइंड के अंतर्गत 8-10 चीजें मानते हैं। इनर सेल्फ बोल दिया गया। इनर सेल्फ, अंतःकरण के अंदर में हम बहुत सारी चीजों को मानते हैं। अब क्या क्या मानते हैं उसको क्लासिफाई करना और उसको समझते हैं आज। और मैं आज आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आपको यदि नहीं समझ में आता है कोई बात ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा गुरुजी और विस्तार से बताओ, तो मैं निश्चित रूप से चर्चा करूंगा। मनोमय कोश के लिए मन को समझना जरूरी है, मन के भीतर के अवयव को समझना जरूरी है। और इसी क्रम में हम ये आप लोग के लिए कल बनाए हैं। इस चार्ट को आप देखो, इस चार्ट को आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि हम किस तरह से आप लोग को बताना चाह रहे हैं। जो ऑरेंज कलर में लिखा है वो नाद सूत्र का बेसिक फार्मूला है। बिंदु विसर्ग हुआ, मात्रिका, बिंदु विसर्ग से मात्रिका निकल के आया, मात्रिका से वर्ण बना, वर्ण से शब्द बना, शब्द भावनाओं को उत्पन्न करता है, भावनाओं से पद बनता है, पद से पदार्थ बनता है। इसको चाहो आप नोट कर लो, फार्मूला यही है। ठीक है। अब इसको हम मन के स्तर पे उतारते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बिंदु
नाद के संघट्ट से, यानी नाद के संघनित होने से, डेंस होने से बिंदु का निर्माण होता है। और बिंदु के निर्माण में पश्चंती नाद का रोल होता है। जब विसर्जित होता है तो उसमें पश्चंती नाद आसानी से ब्रह्मांड से आ जा सकता है। और उत्पन्न क्या होता है? आहत नाद, जिसको मध्यमा नाद कहते हैं, और बैखरी नाद। तो आइए, बिंदु विसर्ग से दो प्रकार के नाद, जो पश्चंती नाद और मध्यमा नाद का मार्ग खुलता है, रास्ता खुलता है, वो मैंने नीचे आपको दिया। अब मात्रिका। मात्रिका मैंने क्या बताया कि ये एक यूनिट है, ये वाइब्रेशन के पॉकेट्स हैं, यूनिट है। तो चाहे पश्चंती नाद की इकाई हो या मध्यमा नाद की इकाई हो, जब पश्चंती, ये सब आगे सूत्र में आएगा, अभी ये वाला टॉपिक मैंने सूत्र में पढ़ाया नहीं, मैं आगे के सूत्र से मैंने लिया है, बस आपकी जानकारी के लिए यहां मैं लिख रहा हूं कि वो पश्चंती नाद की इकाई है या और मध्यमा नाद की इकाई है, जिसको हम लोग ब्रह्मांडीय बुद्धि कहते हैं या चित्त शक्ति कहते हैं। ये दो नाम से इन यूनिट्स को जाना जाता है। अच्छा, चलो ये सब तो हम आगे पढ़ेंगे, ये दोनों पॉइंट। अब आओ आज के टॉपिक पे। मैंने बताया वर्ण के बारे में, पढ़ाना शुरू किया, वर्ण से शब्द बनता है साहब, शब्द से पद बनता है, पद से पदार्थ बनता है। और मैंने कल बताया वर्ण मतलब क्या। जैसे मान लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप बच्चों को पढ़ाते हो ना, तो क्या पढ़ाते हो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना, ये बच्चों को आप लोग पढ़ाते हो। अब ए और बी में क्या करते हो? कोई कॉन्सोनेंट भरते हो, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भरते हो। ए अब अगर 3 है, बी अगर 4 है ना, उसका होल स्क्वायर। तो ऐसे करके सारे में वैल्यू पुट करते हैं। अब हम वर्ण में और शब्द में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है? ऐसे मान लो फॉर्मूला क्या है आपका? वर्ण से शब्द, शब्द से पद, पद से पदार्थ, ये फॉर्मूला है। अब इसमें आप वैल्यू पुट करते जाओ तो समझ में आ जाएगा, ये सूत्र है, इसीलिए इसको कहा जाता है सूत्र, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है, ये सूत्र है। अब इस सूत्र पे दुनिया की हर वैल्यू, जो भी वैल्यू लगाना चाहोगे, वो इस वैल्यू पे सूट करेगा, इस वैल्यू से तुम्हारे उत्तर आएंगे। तो वर्ण में हम लोग वैल्यू क्या लगा रहे हैं? वर्ण का अर्थ है स्मृति और संस्कार। वर्ण का मतलब मैंने बताया कि वर्ण मतलब जाति नहीं होता है। वर्ण मतलब आपके संस्कार है, आपकी स्मृतियां हैं, वो सूक्ष्म शरीर है जो आपके भीतर में प्रवेश किया है, वो प्रारब्ध है, वो आपका प्राकृतिक चरित्र है, वो आपकी नियति है। ये वर्ण है आपका। वर्ण जो है आपका भीतरी, जो नेचुरल संस्कार, जो संस्कार लेके आते हो, जो स्मृति है आपकी, वो वर्ण है। और यही अक्षर है, इसीलिए इसका कभी क्षरण नहीं होता है। प्राकृतिक चरित्र का, प्रारब्ध का कभी क्षरण नहीं होता है। वो लेके आए हो, और उसी वजह से तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, तो इसका कभी क्षरण नहीं होता है। ये ये हमेशा बना रहता है। इसीलिए वर्ण है ये आपकी क्वालिटी है, आपकी चेतना का, वो कैसा है, उसका लक्षण है ना? अब आते हैं वर्ण। कई सारे वर्ण, जैसे अ आ ई क ख ग, जैसे गाय, ग आकार य, गाय, 3 वर्ण मिला, उसमें से 2 कॉन्सोनेंट है और एक वोवेल है, 2 व्यंजन है और एक स्वर, गा आ य, गाय बना। तो गाय को बोलेंगे शब्द, गाय को क्या बोलेंगे? शब्द, ठीक है? जो कुछ वर्णों को मिला करके एक मीनिंगफुल, सार्थक, जो मीनिंगफुल हो, सार्थक। अब बनाने को कुछ भी बना लो, मीनिंगलेस बना लो, लेकिन जो मीनिंगफुल, सार्थक शब्द बनाते हो, सार्थक, जो शब्द, जो बात मैंने कही वो बड़ा गंभीर शब्द है, सार्थक।
जो वर्ण से शब्द बनते हैं तो सार्थक है, तभी उसका एग्जिस्टेंस है। निरर्थक का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, सार्थक का एग्जिस्टेंस होता है। और ये बात गंभीर है। योग सूत्र में मैंने शब्द से जुड़ी हुई दो बातें बताई थी। अर्थ और ज्ञान। शब्द, अर्थ और ज्ञान, इसका त्रिपुटी मैंने, इन तीनों का गेम मैंने योग सूत्र में बताया था। और निर्वितर्क समाधि जब मैं पढ़ा रहा था योग सूत्र में, तब मैंने कहा था अर्थ मात्र निर्भासव निर्वितर्क। शब्द, अर्थ और ज्ञान में अर्थ मात्र को अगर फोकस किया जाए तो आपकी निर्वितर्क समाधि लग जाती है। ये मैंने योग सूत्र में पढ़ाया था। जब भी शब्द बनता है तो शब्द के साथ अर्थ और ज्ञान, ये दो चीज जुड़ा रहता है। शब्द अपने आप में अर्थ को और ज्ञान को वो जोड़े रखता है। शब्द बना नहीं कि उसका अर्थ और उसका ज्ञान। अब जैसे हम कहेंगे गाय, गाय शब्द का अर्थ हो गया कि एक जानवर जो चार पैरों वाला है, पूंछों वाला है, दूध देती है, उसको गाय बोलते। गाय बोलते ही गाय का अर्थ मालूम चल गया। उस गाय के अर्थ में उसका चित्रण भी आ गया। हम लोग उसको पिक्टोरियल स्मृति भी कर लेते हैं, क्योंकि वो वर्ण है इसलिए स्मृति आ जाती है। तो गाय, गाय बोलते ही गाय का अर्थ और गाय के प्रति जो ज्ञान है, दूध देती है, हमारी गाय सफेद रंग की जो भी है, उसका ज्ञान हो जाता है। गाय बोलते ही गाय का ज्ञान हो जाता है। अर्थ और ज्ञान होने से, गाय का अर्थ और ज्ञान होने से गाय के प्रति भावना आती है। गाय हमारी माता है, गाय मां है। जब आप अर्थ और ज्ञान को जानते हैं तो क्या आती है आपके अंदर में? भावना। जब भावना आती है तो आप बनाते हो वाक्य। अब जैसे गाय बोले, गाय बोलते ही आपके अंदर में एक एक मां का स्वरूप निकल के आ गया और आपने वाक्य बना दिया, गाय, गाय तो मां है। गाय, गाय जो दूध देती है। गाय जिससे कृषि होती है। गाय जिसके गोबर से ईंधन बनता है। गाय, गाय जिससे घी और मेवा, मलाई, मिठाइयां इत्यादि बनती है। गाय जो घर में खुशियां लाती है। गाय, गाय बोलते ही हमारे अलग अलग भावनाएं उठती है। जब गाय बोलते ही भावनाएं उठती है तो वो भावनाएं आपको वाक्य देती है। आप सेंटेंस क्रिएट करने लगते हैं, आप एक वाक्य का निर्माण करने लगते हैं। करते हो कि नहीं करते हो भाई? ऐसे भी सोचो, आप ध्यान में बैठे हो, ध्यान में विचार कैसे आता है? कभी आपने गौर किया है आपके अंदर में थॉट्स कैसे आते हैं? एक उड़ता सा शब्द आएगा, बॉस। बस बॉस आया तो बॉस का चेहरा दिखा। ठीक है। अगर बॉस से आपकी नहीं बनती है तो पहले उसका कुटिल मुस्कान दिखेगा। जब वो कुटिलता पूर्वक मुस्कान देते हुए जब आप पर व्यंग करता है तो वो बात जो है वो आपका वाक्य बनता जाएगा कि कल बॉस ने बड़ी गालियां दी थी, कल जो है उसने बड़ा जो है सुनाया था। बस वहां से आपके तार श्रृंखलाएं बनती जाएगी, वाक्य पे वाक्य, दे वाक्य, दे वाक्य, दे वाक्य, दे। फिर तो विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाएगी। कहां से शुरू हुई? एक शब्द से। एक शब्द तैरती सी आई और वो आपकी भावना को ऐसे उठा दिया और ट्रिगर कर दिया, और भावना जो है वो वाक्य पे वाक्य, वाक्य पे वाक्य। और अगर उन वाक्यों में श्रृंखला हुआ
उन वाक्यों में अगर श्रृंखला हो गया तो पद बन जाता है, और पद अगर ढेर सारे बन गए तो वो पदार्थ बन जाता है। अब आओ थोड़ा सा इसको मन के अर्थों में थोड़ा और समझे, जो कल हमने चर्चा किया। शब्द क्या है? वृत्ति है। शब्द क्या है? वृत्ति है, हमारा अवचेतन है। शब्द जो है वो वृत्ति है, अवचेतन है। तो चित्त में ये वृत्तियां होती है। और ये वृत्तियां क्यों हैं अगर पूछोगे, तो हमारे संस्कारों, हमारे नेचुरल संस्कारों, प्राकृतिक चरित्र के कारण। उसके कारण हमारे अंदर वृत्तियां हैं। हमारा अवचेतन निर्मित होता है। अवचेतन जन्मजात नहीं होता है, अवचेतन निर्मित होता है। जन्म से धीरे 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 वृत्तियों के आधार पे धीरे धीरे अवचेतन निर्मित होने लगता है। वर्ण के आधार पे अवचेतन निर्मित होने लगता है। तो शब्द क्या है? वृत्ति है, आपका अवचेतन है। यहां तक बात समझ में आ रही है? नहीं आएगी तो पूछना, कहीं भी अटकोगे। देखो मैंने ये मेहनत करके चार्ट बनाई कि तुम लोग इस चीज को, जो मानस संरचना है, उसको अच्छे से समझ जाओ। इसके बाद फिर प्रश्न नहीं बनना चाहिए, एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम स्फटिक की तरह साफ हो जाना चाहिए मैटर जो है। अब वृत्ति है, आपका अवचेतन बन गया, क्योंकि वर्ण था आपके, आपकी नेचर है, आपके संस्कार है, आपकी स्मृति है, पर्सनालिटी है, उससे वृत्ति बन गई। वृत्ति बन गई, आपका अवचेतन निर्मित हो गया। तो ये वृत्ति कैसे काम करती है? ये वृत्ति काम करती है कल्पनाओं से। अच्छा चलिए, प्रश्न आ गया। हाँ श्रीवास्तव जी पूछें। गुरु जी, जो आपने श्रृंखला बताई, प्रणाम गुरु जी। हाँ जो प्रणाम। आपने श्रृंखला बताई, स्मृति के बाद वृत्ति एंड वृत्ति के बाद संकल्प फिर विचार। तो अब तक मैं सोचता था संकल्प जो है वो किसी चीज का कंसंट्रेशन नहीं है, वो एक यूनिक थिंग है। और वो विचार के बाद प्रस्तुत होती है। देखो वो डिटर्मिनेशन, जो रिजोल्यूशन आप कह रहे हो, ये वो रिजोल्यूशन संकल्प नहीं है। अभी मैं आऊंगा उस पे। मैं अभी पहले वृत्ति और समझा दूं, मैं आता हूं आपके पॉइंट पे। मैं अभी ठीक है वही जी। बोलने वाला हूं। ठीक है। जो आप कसम खा रहे हो, जो आप डिटर्मिनेशन क्रिएट कर रहे हो, जो आपने प्रतिज्ञा ली है, वो संकल्प नहीं, उसको उन अर्थों में संकल्प नहीं है। ठीक है, ये गीता में आप संकल्प देखोगे कई बार। गीता में संकल्प शब्द का कई बार प्रयोग है ना? ठीक तो है। मैं प्रतिज्ञा के अर्थ में, कमिटमेंट के अर्थ में संकल्प नहीं ले रहा हूं। समझ रहे मेरी बात को? लोग बोलने आजकल बोल देते हैं कि संकल्प लीजिए, जैसे पंडित लोग कराते हैं, हाथ में लेके संकल्प लीजिए, संकल्पना कराते हैं। उनको प्रतिज्ञा कराते हैं ये बोलना चाहिए, लेकिन वो जानते हैं लोग प्रतिज्ञाएं तोड़ देते हैं, इसीलिए वो संकल्पना कराते हैं। संकल्पना प्रतिज्ञा नहीं है। प्रतिज्ञा ज्यादा ठोस और ज्यादा स्ट्रांग शब्द है। हम आएंगे अभी इस विषय पे धीरे धीरे आते हैं। तो वृत्ति जो है वो कैसे आगे बढ़ती है? जब आपके अंदर में शब्द का ज्ञान, मैंने बताया अर्थ और ज्ञान, शब्द आता है अर्थ और ज्ञान के साथ। शब्द अपने आप में अर्थ और ज्ञान को लेके आता है, तो वृत्ति बनी। जब कोई अर्थ और ज्ञान होता है किसी चीज का, तो संभव ही नहीं है कि वो ना फैले। तो फैलता ही है। गाय का, गाय का शब्द सुने, गाय का अर्थ जाने, गाय का ज्ञान हुआ।
तो भावना फैलेगी ही। जैसे एक पत्थर को आप शांत झील में फेंक देते हैं, वो पत्थर वृत्तियां बनाते हुए फैलती जाती है किनारे तक, फैलती है ना। वैसे ही लहरें, वैसे ही तरंगे, वैसे ही तरंगे, जैसे ही अर्थ और ज्ञान होता है, तो वैसे ही तरंगे उठती है, मन में तरंगे उठने लगती है। जैसे ही उस शब्द का अर्थ और ज्ञान होता है, तो तरंगे लहर उठने लगती है, वो वृत्ति फैलने लगती है, उसमें तरंगे होने लगती है। वो अवचेतन से जागृत मन में लहरें, तरंगे दौड़ने लगती है। यहीं पर जो मध्यमा नाद है, वो अपना काम शुरू कर देता है। आपके जो बायोन्यूरल वेव्स हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा, ये काम करना शुरू कर देता है यहां से। जैसे ही शब्द बना, शब्द के अर्थ और ज्ञान आपके दिमाग में प्रस्तुत हुआ, ये सारे मध्यमा शक्तियां काम पे लग जाती है। जो नाद की इकाई है, चित्त शक्ति कहते हैं, चित्त शक्ति काम पे लग जाती है। ये तरंगे दौड़ने लगती है आपके शरीर में। कहते हैं ना कि नाम से ही लोग, वो था ना कौन सा एक कहावत, कि जब रात में बच्चों को गब्बर सिंह का नाम लेते ही बच्चे डर के सो जाते थे। गब्बर सिंह, गब्बर सिंह एक शब्द है। अब गब्बर सिंह एक भारी डकैत और खूंखार व्यक्ति है। गब्बर सिंह बोलते ही गब्बर सिंह का अर्थ और ज्ञान, ये दोनों प्रस्तुत हो गया। अब ये प्रस्तुत हुआ तो हमारे भीतर में तरंगे दौड़ने लगी। डर से बच्चा भयभीत हो गया, लोग, ग्रामीण लोग कांपने लगे कि गब्बर सिंह आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा। तो यहां पर अवचेतन में कंपन होने लगी। आपकी अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा सब काम करने लगा। सारे जो बायोन्यूरल फंक्शन काम करने लगे आपके भीतर। जो हार्मोनल एक्शन शुरू होने लगे, हार्मोन्स रिलीज होने लगे, फाइट एंड फ्लाइट का, है ना, सारे ग्लैंड्स फंक्शन होने लगे। ये शब्द का चमत्कार है। ये शब्द अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि केवल नाम ही काफी है। निरमा खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम ही काफी है। वो बोलते ना कि निरमा के प्रचार में सिर्फ नाम ही काफी है। तो सिर्फ नाम ही, ये नाम जो है, ये शब्द जो है, ये शब्द अपने आप में पर्याप्त है आपके भीतर बहुत सारे तरंगों को छोड़ने का। अब ये तरंगे, ये लहरें, ये वृत्ति की जो तरंगे और लहरें आपके भीतर में दौड़ी है, ये क्या करती है? ये आपके भीतर में कल्पनाएं पैदा करती है। भाई, गब्बर सिंह आ तो नहीं गया ना। भाई, बोले तो गाय आके खड़ी तो नहीं हो गई ना। लेकिन क्या करते हैं आप? गाय की कल्पना करते हैं। गब्बर सिंह की कल्पना होती है। जैसे ही कोई शब्द हुआ बॉस, रात को सोते समय एक थॉट आ गया बॉस, अरे बॉस प्रकट थोड़ी हो गया। बॉस से संबंधित कल्पनाएं तरंगित हुई। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही समझ में? यस कर दो, यस नो कर दो एक बार चैट में। बात इतना दूर तक समझ में आया कि नहीं? मुझे लगे तो कि आप हाँ हूं बोल रहे। जैसे पहले पुराने समय में दादा दादी कहानियां सुनाते थे ना, तो बोलते थे हाँ हूं बोलते रहो बीच बीच में।
लगेगा कि सो गए हो कि सुन रहे हो। यस गुरुजी। गुरुजी मेरे को क्वेश्चन है, मगर मैं आज नहीं पूछ सकूंगा। अभी मैं पहले फिर से सुन लेता हूँ और फिर पूछूंगा। मैं हाँ, बिल्कुल पूछो, बेसिक बिल्कुल। मात्रिका जो है गुरुजी, मैं मेरा वही क्लैरिटी नहीं हो रहा है। ये तो पार्ट समझ में आ रहा है, शब्द भावना फिर पद पदार्थ, मतलब मोटा मोटा समझ में आ रहा है। बट ये मात्रिका में वो जो शक्ति का मूवमेंट, वाइब्रेशंस, और फिर उससे वो अक्षर, और वो हमारे लाइफ में कैसे ट्रांसलेट होता है, मैं कहीं वहां पे थोड़ा अटक गया हूँ थोड़ी सी। चलो ठीक है, ठीक है। मैं पहले आप आज सुन लो अच्छे से। हाँ, आज अच्छे से सुन लेता हूँ। ये पूरी बात, मैं एक एक बात आप लोग को, और जी एक जी। एक प्रश्न मैं आप लोग से लूंगा, और मैं आपको बताऊंगा। पर ये आप बताओ कि आपको ये बात समझ में आई, ये वृत्ति वाली बात। मातृका मैं समझाऊंगा, अभी मातृका पर पूरा चैप्टर है। मातृका अच्छा पर अच्छा। अभी 25-30 सूत्र और है। अच्छा टेंशन मत लो। हाँ, अभी मातृका बहुत है अभी। 30-35 सूत्र है अभी मातृका पे। तो मातृका पे भी लंबी कहानी चलेगी, तो मातृका हम इत्मीनान से पढ़ाएंगे। आप ये बताओ कि ये वृत्ति और कल्पना समझ में आया कि नहीं। जी भावनाएं जो काम करती है, वो कल्पनाओं के आधार पे काम करते हैं, याद रखना। भावना का आधार कल्पना होता है। भावना, हम किसी चीज को भावित करें या कल्पित करें। भावना कैसे काम करता है? भावना कल्पनाओं के लिम्ब्स में काम करता है। उनके कल्पनाएं उनका आधार है भावना की। यदि कल्पनाएं ना हो तो भावना नहीं टिक पाएगा, याद रखना। कल्पना और भावना दोनों बहनें हैं। नहीं, अन्योन्याश्रित है। बहुत लोग जितनी जो दो बहनें होंगी ना, भावना और कल्पना, बड़ा प्यारा नाम पिता देते हैं। दो बेटियां हैं, भावना और कल्पना। किसी का है तो बता दो भाई, किसी का है कोई ऐसा यहां पे? हाँ हाँ, बोले बोले, नैना जी बोले, अनम्यूट कर ले। कल्पना बहन नहीं ना, जब भावना नहीं है। हाँ, मुझे पता है ना, ये जो दो शब्द है भावना और कल्पना, ये बहनें ही हो सकती है। ये अन्योन्याश्रित है। अन्योन्याश्रित का मतलब होता है कि एक दूसरे पे आश्रित है, एक दूसरे पे आश्रित है। भावना कल्पना पे आश्रित है, कल्पना भावना पे आश्रित है। इसी शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं? अन्योन्याश्रित। बोलो मेरे पीछे, अन्योन्याश्रित। ये शब्द यूज करना। एक दूसरे पे जो इंटरडिपेंडेंट तुम लोग इंग्लिश में बोल देते हो ना, कभी कभी संस्कृत शब्द ही बोलो। इंटरडिपेंडेंट की जगह बोलो अन्योन्याश्रित। कितना सुंदर शब्द है, सुनने में भी मजा आ रहा है, अन्योन्याश्रित। तो भावना और कल्पना क्या है? अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे पे आश्रित है, अन्योन्याश्रित है। तो जब कल्पनाएं होंगी, अब कल्पनाएं भी दो प्रकार की है। वो भाव को आधार देती है, भाव को बेच देती है, भावना को बेच देती है। दो प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। एक को कहते हैं संकल्पना, एक को कहते हैं विकल्पना। संकल्प और विकल्प, गीता में कई सूत्र मिल जाएंगे संकल्प विकल्प को लेकर के। तो संकल्पना या संकल्प, और विकल्पना मतलब विकल्प। अब ये क्या है भाई? संकल्प और विकल्प क्या है? यहां पर हमारे ज्ञान साहब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे। उनको लग रहा था कि हाथ में ऐसे चावल और गंगा जल और जो तुलसी लेकर के संकल्प करते हैं, जैसे पंडित लोग कराते हैं ना, संकल्प कीजिए कि आप पंडितों को हर रोज 1000 रुपया दान करेंगे, तो संकल्प। तो पंडित जो है संकल्प कराते हैं। तो लोग सोचते हैं कि अच्छा, संकल्प का ये अर्थ है।
संकल्प का ये अर्थ नहीं है। शास्त्र में उस विधि को हम लोग प्रतिज्ञान कहते हैं, है ना। तो हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम फला फला चीज फला फला करेंगे, फला फला तरीके से करेंगे, है ना। तो ये है। अब संकल्प का मतलब क्या होता है? सम्यक कल्पना। जो सम शब्द होता है वो सम्यक के लिए होता है, जो उपसर्ग लगाया जाता है। सम्यक कल्पना, सम्यक कल्पना इति संकल्पः। ये आपको ग्रामर में मिल जाएगा। जब आप संस्कृत ग्रामर को खोजेंगे, संकल्प का अर्थ सम्यक कल्पना इति संकल्पः। जब कल्पना आपकी सम्यक हो। सम्यक मतलब क्या होता है बच्चों? सम्यक का मतलब होता है एप्रोप्रिएट, भली भांति, अच्छे से, एप्रोप्रिएट, सम्यक। जैसे आप कल्पना करते हैं, आपको भूख लगी है, कुछ मन जो है वो जिह्वा के लीला से रसा हुआ है। समोसा मिल जाए खाने के लिए, गरम गरम समोसे, और उस समोसे के अंदर में थोड़ा आलू के साथ मटर हो, थोड़ा उसमें पनीर हो, जीभ से लाल टपक रहा हो एकदम, क्या कहते हैं, लाल चटनी के साथ मिला करके, ओहो, हरी चटनी भी, और समोसे एकदम गरम गरम, पकौड़ियाँ, फिर आता है कि मान लो समोसे ना मिले तो घर में बवाल हो जाए। अच्छा, समोसे नहीं मिलेगा हम्म, तो आलू का पराठा खा सकते हैं। आलू का पराठा। तो संकल्प तो आपने लिया, विचार कल्पना तो आया पहला कि समोसा खाया जाए, लेकिन समोसे का विकल्प, आपने जब आलू का पराठा बनाया तो वो विकल्प हो गया। वो मेन थॉट नहीं था, मेन स्ट्रीम नहीं था, वो अल्टरनेटिव था। हम लोग बोलते हैं ना, विकल्प चुनो, ABCD, ऑप्शन था वो। अगर मेन स्ट्रीम नहीं है तो ऑप्शन है विकल्प। समझ में आ रहा है? तो विकल्प जो है वो विशिष्ट कल्पना है, वो ऑप्शन है, वो मेन स्ट्रीम नहीं है, सम्यक कल्पना नहीं है, वो विशिष्ट कल्पना है। तो संकल्प मतलब सम्यक कल्पना, विकल्प मतलब विशिष्ट कल्पना। यानी आपका मेन भावना और उसका अल्टरनेटिव्स, यही संकल्प और विकल्प सो कॉल्ड मन को पैदा करता है। शास्त्रों में जहां भी आप मन को देखना कि यहां मन शब्द का इस्तेमाल है, तो उसको संकल्प विकल्प मानना। आज से याद रखना, मन का मतलब शब्द नहीं है, वृत्ति नहीं है, विचार नहीं है, मन का मतलब बुद्धि नहीं है, मन का मतलब अवचेतन नहीं है, मन का मतलब कुछ और नहीं है। मन का मतलब, जब भी आज से तुम शास्त्रों में पढ़ना, तो शास्त्र में मन का अर्थ है संकल्प विकल्प जो करे वो मन है। मन जो संकल्प विकल्प करे वो मन है। ये इसको मन मानना। अरे बात समझ में? अब क्या है, मन में हम लोग सब जोड़ लेते हैं। अभी तक जितनी बातें करें सबको हम लोग मन ही मान लेते हैं। मन एक एक ग्रॉस टर्म यूज करते हैं, उसमें सारी बातें मन। लेकिन यहां पर हमने इसको क्लासिफाई किया कि क्या है, मन में मन का संकल्प या मन का विकल्प। अरे बात समझ में? तो यही अंतर है मन और भावना में।
मन कल्पना है, और कल्पना जिस पे आश्रित है वो भावना है। एक एक प्राइमरी अंतर, भावना तरंगे हैं, याद रखना। भावना तरंगे हैं और कल्पनाएं उसका रस है। बहुत गहरे से मेरे अर्थ को लेना। भावनाएं जो आपके भीतर में तरंग उठती है, गब्बर सिंह के नाम सुनकर के जो डर पैदा होता है, तो ये डर जो है ना वो तरंगे पैदा करती है। तो ये तरंगे आपकी भावनाएं हैं। लेकिन जब उसमें आप रस लेते हैं, जब आप थोड़े रसीले कवि हो जाते हैं और आप सम्यक कल्पना या विशिष्ट कल्पना करने लगते हैं, तो वो कल्पना है। कवि कल्पना करता है, लेकिन याद रखना, कवि ही पद बनाता है। आप समझ रहे हो इस बात को? थोड़ी गहरी बात मैंने कह दी। कल्पना और भावना, ये दोनों बहनों को समझो। भावना आपके भीतर में उठने वाली तरंगे हैं। अब ये तरंगों पर भी प्रश्न उठ गया, गुरुजी मात्रिका, ये अल्फा बीटा मात्रिका। मात्रिका मैं पढ़ाऊंगा अभी, पहले मन को समझ लो, मैं मात्रिका अच्छे से पढ़ाऊंगा। शब्द से जो तरंगे वाइब्रेशंस उठती है, वो तरंगे हैं भावना। वो बड़ा न्यूट्रल है, वो बड़ा सत्य पे आधारित है। अगर गब्बर सिंह के बारे में कोई भयावह बात है तो गब्बर सिंह बोलने से वो निकल के आएगा। लेकिन कल्पना क्या हो सकता है, कहीं गब्बर सिंह आ ना जाए। भाई गब्बर सिंह डरावना है, ये तो भावना हो गई। गब्बर सिंह बड़ा डरावना है, बड़ा खूंखार है, ये हो गई भावना। कल्पना क्या हो गई, कहीं वो आज रात पहुंच ना जाए, ये जो खड़खड़ की आवाज आ रही है कहीं गब्बर सिंह की तो नहीं आ रही है, ये हो गई कल्पना। आ रही बात समझ में? तो जब आप कल्पना करते हो, अभी वो घटा नहीं है, वो हुआ नहीं है, उसकी संभावना है नहीं है वो अलग बात है, पर वो हुआ नहीं है। लेकिन जो नहीं हुआ है, वस्तु शून्यो विकल्प, वस्तु शून्यो वस्तु शून्य है, इसके बारे में योग सूत्र कह दिया। बात है नहीं। आकाश में अगर वृक्ष उग जाए कैसा लगेगा? आकाश में कुसुम की कल्पना करना, इसका शास्त्र एग्जाम्पल देते हैं, आकाश कुसुमः, आकाश में फूल नहीं उग सकते, पर आप कल्पना कर सकते हैं। पर आपको, आपकी चेतना को इतनी स्वतंत्रता है कि आप कल्पना कर सकते हैं। वस्तु शून्यो विकल्प, वस्तु शून्य है, वो हुआ नहीं है, आपने कल्पना शुरू कर दिया। और ऐसे ही लोग जो कल्पना करते हैं, ये बाद में चल के कवि हो जाते हैं। ये कल्पनाएं करते हैं। प्रातः सूर्योदय का बेला, उसको कवि क्या कहेगा, लाल लाल था लीसा सूरज, उठकर आया पूरब में।
अब थाली सा सूरज, अब ये तो कवि ही कह सकता है ना, उसको लाल थाली दिख रहा है, सूरज की जगह जो है उसको लाल थाली दिख रहा है। लाल लाल थाली सा सूरज। तो ये जो कल्पनाएं हैं, ये भावनाएं, भावना और कल्पना, ये दोनों मिलकर के उत्पन्न करते हैं विचार को। अब आता है विचार। कल्पना और विचार में अंतर समझो भाइयों, बच्चों, इसके डिफरेंस को समझो। अगर इसके डिफरेंस को नहीं समझोगे तो फिर कहोगे कि, अटकोगे कि पद शब्द नहीं समझ में आया, विचार कल्पना क्या, एकदम क्लियर समझो। विचार, अब आ रहे हम विचार पे। विचार को समझो। विचार क्या है? भावना हो गई एक आपका। अच्छा, मैंने कल एक और अद्भुत बात कही, भावनाएं जो है वो साइक्लिक है। अब लो मजा, भावनाएं साइक्लिक है। यहां पर बहुत लोग जो है प्रश्न करते हैं, अटकते हैं कि विचार से भावना या भावना से विचार, ये साइक्लिक है या नहीं है। हम भावना तो क्रिएट कर लेते हैं, सोच करके क्रिएट कर लेते हैं। जो मुद्दा है, मुश्किल है, वो यहीं पे है, शब्द और पद के बीच में। भावनाएं साइक्लिक कैसे होगी गुरुजी? अगर वो शब्द ही उस वक्त उत्पन्न हुआ है तो क्या भावना पहले से थी और बाद में शब्द उत्पन्न हुआ? नहीं, भावना पहले से नहीं थी, संस्कार पहले से था। संस्कार पहले से था, वर्ण पहले से था, वर्ण पहले से था। और क्या होता है कि हम अपने जीवन में पैदाइशी भावना की साइकिल में नहीं उतरते हैं। हाँ, वर्ण होता है लेकिन भाव नहीं होते। भाव की साइकिल हम लोग धीरे धीरे निर्मित करते हैं। जैसे आपको, आप रोज मान लो 1 बजे लंच करते हैं, रोज 1 बजे लंच करते हैं। तो जैसे ही 1 बजेगा आपको भूख लग जाएगी। या फिर जिस दिन आप व्रत करते हैं उस दिन आपको मिठाई पकवान ज्यादा याद आते हैं, उस दिन आपको खाने की याद ज्यादा आएगी आम दिन की तुलना में। होता है ना ऐसा? क्योंकि हमारे शरीर का एक बायो रिदम होता है, एक सिस्टम होता है, और ये सिस्टम धीरे 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 जनरेट करके सिस्टमैटिक हो जाता है। उसको यंत्र कहते हैं। आगे चल के भी यंत्र पे हम बहुत सारी बातें सुनेंगे, समझेंगे। ये सिस्टम डेवलप करना, जब वर्ण ये सिस्टम डेवलप कर रहा होता है किसी के शरीर में, किसी के अवचेतन में, जब ये वृत्तियां और अवचेतन अपना स्वरूप ले रहा होता है वर्ण के कारण, तो वृत्ति क्या होती है, वो साइक्लिक हो जाती है। वृत्तियों के साइक्लिक होने की वजह से भावना चूंकि वृत्तियों से निकल के आता है, वो साइक्लिक हो जाता है। कल्पनाएं नहीं होती है, कल्पनाएं कभी साइक्लिक नहीं होती है। कल्पनाएं तो कवि करता है, वो तो रस लेता है, वो तो रसीला कवि है। हमारे अंदर रसीला कवि बैठा है, हम सब के अंदर में।
जो रस लेता है। तो चूंकि वृत्ति साइक्लिक है, तो वृत्ति अपने आप के जो उस शब्द की लहरी है, उस शब्द की तरंगे हैं, उसको भी साइक्लिक कर देता है, क्योंकि वृत्ति खुद साइक्लिक है, खुद सर्कुलर है। और कल्पनाओं की वजह से जो रसीला कवि आपके भीतर बैठा है, जो रंगीला और रसीला कवि है, उस रंगीला रसीला कवि विचार उत्पन्न करता है भावनाओं के आधार पे और कल्पनाओं के आधार पे। वरना विचार का आधार क्या है? चलो, जैसे कल जब मैं जाऊंगा ऑफिस तो बॉस को ब्लू वाली फाइल दिखाऊंगा, वो मिसिंग रह गया था, इस वजह से परसों बॉस ने मेरे को झाड़ पिलाई है। तो ब्लू वाली फाइल में सारा कच्चा चिट्ठा है, वो मैं उनको दिखाऊंगा, ये डेटा वहां से निकालूंगा। ये विचार है, दिस इज अ थॉट, राइट? है या कुछ यस नो बोल दो भाई, ये विचार है। हाँ, विचार है। तो ये विचार ये विचार किस धरातल पे खड़ा है, कहां खड़ा है? उस विचार को होने से पहले कोई बॉस था जिससे वो डरा हुआ था, वो बॉस था जिससे उसके प्रति कोई घृणात्मक या कोई नेगेटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप थे, कोई भावना था छुपा हुआ। भाई, जब आपने ये कविता रचा, ये विचार रचा आपने कि मैं ब्लू फाइल लेकर के कल पहुंचूंगा, तो इस फाइल को के पहुंचने के पीछे कोई कारण रहा होगा, कोई भावना रही होगी। बिना आधार के विचार तो नहीं आ गया होगा, बिना जमीन के विचार तो नहीं आ गया होगा, बिना किसी भावना कल्पना के विचार तो नहीं आ गया होगा। अरे, विचार का कोई आधार होता है। आप विचार करते हो, कई बार कंसस अनकंसस विचार होता है। भाई, विचार का एक आधार होता है, विचार का एक बेस होता है। विचार के विचार ऐसे ही हवा में नहीं, आप कुछ भी नहीं सोचते हो, ऐसा नहीं है कि विचारों का कोई आधार नहीं है। हाँ, बहुत सारे विचार होते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता, ऑफ कोर्स। विचारों की भी कैटेगरीज हैं। कुछ विचार जो है वो एलियन होते हैं। अचानक से आप विचार करने लगो कि हम मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, ऐसे विचार भी होते हैं। कुछ लोग ये अगर विचार करते हैं कि हम शादी कर लेंगे, बड़े खुश रहेंगे, तो ऐसे भी विचार होते हैं। तो ये देखो, विचार जितने भी मनगढ़ंत हो, निरर्थक हो, लेकिन फिर भी कोई आधार रहता है, फिर भी कोई ना कोई आधार रहता है। कितने भी निरर्थक हो, मंगल ग्रह पे जा लो, शादी कर लो, शादी करके सुखी भी हो जाओ, ये आठवां अजूबा ही होगा, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि सुखी भी हो जाओ, तो भी ये एक एक कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई भावना है। तो कोई भी थॉट निरर्थक नहीं है। उसके प्रति आप अवेयर हो या ना हो। बहुत सारे थॉट्स अनअवेयर आपके अंदर चलते रहते हैं, आपको होश भी नहीं रहता। आप काम आपसे पूछ ले कि 10 मिनट पहले आपने क्या सोचा था, दिमाग लगाना पड़ेगा, 10 मिनट पहले मैंने क्या सोचा था, सोचना पड़ेगा। आप हम जब कल ये बात कह रहे थे कि विचारों से रुग्ण हो गए हो, मैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा था, ये सबकी हालत है। कलयुग में सभी लोगों की हालत ऐसी हो रखी है। आपके विचार आपके नियंत्रण में नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर बार कोई रसीला कवि बैठा है, कोई रंगीला बैठा है और वो भाव के रंग से आपको रंगे जा रहा है, वो कल्पना के रस से आपको पद दिए जा रहा है। ऐसा अक्सर नहीं होता है। वो आपका आपका मनस रोगी हो गया, आपका मन रोगी हो गया। मन रुग्ण हो गया।
वो बस विचार क्रिएट किए जा रहा है, विचार क्रिएट किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। उसमें कोई अंदर बैठा कवि रस ले न ले, कोई रंगीला बैठ के भावनाओं के रंग से रंगे न रंगे। वो बस क्रिएट किए जा रहा है, विचार क्रिएट किए जा रहा है, किए जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि अंदर कोई रंगीला बैठा है जो रंग रहा है, अंदर कोई रसीला बैठा है जो रास रच रहा है, जो कविता रचित कर रहा है। होना तो यही चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि विचार पैदे हुए जा रहे, लगे विचार 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 विचार। जैसे कोई मशीन खराब हो जाए, आप बंद ही नहीं कर पा रहे उसको, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। हम क्या बोलेंगे? मशीन खराब हो गया भाई, ये तो बंद ही नहीं हो रहा, कंट्रोल में नहीं आ रहा है। मान लो कोई पंखा है, पंखा चला दिया, ऑफ ही नहीं हो रहा है, चले जा रहा है। स्विच स्विच ऑफ किए, हुआ ही नहीं ऑफ। भाई ना रेगुलेटर भी काम नहीं कर रहा है कि 2 से 3 कर दे, 3 से 4 कर दे, 4 से 3 कर दे, 2 कर दे। रेगुलेटर भी काम नहीं कर रहा। तो हम क्या कहेंगे उसको? ये तो कहेंगे खराब हो गया। आप मेरी बातों का बुरा मान जाओगे, लेकिन मैं कहूंगा कि सबका दिमाग खराब हो गया है। विचारे जा रहे हो, विचारे जा रहे हो, रुक ही नहीं रहे हो, विचारे जा रहे हो। दिमाग खराब हो गया। यानी आपका मन रुग्ण हो गया, मन आपका रोगी हो गया। मन रोगी हो गया है तो विचारे जा रहा है। और यही नहीं, हमारी कल्पनाएं और भावनाएं हमारे व्यवहारिक चरित्र का निर्माण करते हैं, हमारे भीतर की बुद्धि का निर्माण करते हैं। ऐसा मत सोचो कि बुद्धि चेतना से निकल के आ रही है। नहीं नहीं, बुद्धि आपके संस्कार से होते हुए, वृत्तियों से होते हुए, अवचेतन से होते हुए, संकल्प विकल्प और भावनाओं से होते हुए आ रही है बुद्धि। वरना कई मूर्ख ये मानते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है, और अपने मूर्खतापूर्ण कृत्य को उनकी नजरों में बुद्धिमानी भरा कार्य मानते हैं। अब मैं अब मैं नित्से का एक शब्द बोलता हूं। नित्से एक बड़े मनोवैज्ञानिक हुए, दार्शनिक हुए, और पाश्चात्य जगत में, पश्चिम में बड़ा नाम है। वो कहते हैं कि इंसान और जानवरों में कोई मौलिक भेद नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि इंसान अपने कृत्यों को तर्क से सिद्ध कर देता है, और जानवर ऐसा नहीं कर पाते। समझ पा रहे हो मेरी बात? मतलब हमारे सारे काम जो है पशुओं जैसे ही है, जानवरों जैसे ही है। बस हम अपने काम को प्रूफ कर देते हैं साहब। ये लो, A + B = C, इसलिए हम ह्यूमन है, हम बुद्धिमान है। वरना काम तो आपके जानवरों वाले ही है। लेकिन हम सिद्ध किए पड़े नहीं, हम इंसान बुद्धिमान। और जानवर ही बेचारा सोचता होगा ये कैसा अजीब वायरस है, पूरी पृथ्वी को नष्ट किए जा रहा है, अपनी आबादी बढ़ाया जा रहा है, जंगलों को नष्ट कर दिया, नदियों को नष्ट कर दिया, हवा को प्रदूषित कर दिया। क्या क्या नहीं, इस पृथ्वी पर जितने घृणित और सबसे गंदे बर्बाद काम किए हैं, वो इसी वायरस नाम के मनुष्यों ने किया है। सोचता होगा पशु। और और इंसान बड़ा अपने आप को ट्रम्प समझ रहा है कि मैंने वेनेजुएला जीत लिया। इंसान तो अपने आप को ट्रम्प ही समझ रहा है ना, लेकिन उसकी हरकतें देखो। तो कई बार
ये भ्रम लोगों को हो जाता है कि वो बुद्धिमान है, लेकिन ये बुद्धि जो है वो आपका व्यवहारिक चरित्र है। इसी वजह से सेम प्रॉब्लम में दो लोग अलग अलग बुद्धि लगा लेते हैं, है ना। अगर बुद्धि अगर यूनिवर्सल होती, सत्य होती, परम सत्य होती, तो दो लोगों की बुद्धि एक जैसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ मेरी बात। दो लोगों की बुद्धि अलग अलग काम करती है, इसका मतलब कि बुद्धि संस्कारित है, व्यवहारिक चरित्र है, उसका रियल नेचर नहीं है, प्राकृतिक चरित्र नहीं है बुद्धि। गीता में एक जगह लिखा है, दूसरे चैप्टर में, व्यवसायत्मिका बुद्धि। और मैं जब जब पढ़ता हूं इस लाइन को, मैं हर बार क्वेश्चन कर लेता हूं, व्यवसायत्मिका बुद्धि, इसको पता है इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो क्या होगा? प्रोफेशनल इंटेलेक्ट। व्यवसायत्मिका बुद्धि, प्रोफेशनल इंटेलेक्ट, ये शब्द भगवान कृष्ण यूज किए। प्रोफेशनल इंटेलेक्ट, व्यवसायत्मिका बुद्धि। हम लोग तो सोचते हैं कि प्रोफेशनल शब्द हम लोग लेके आए, बड़ा मैजिकल शब्द है प्रोफेशनल। बहुत मैनेजमेंट के जो है अपने गिरेबान को उठा रहे होंगे, कॉलर को उठाते होंगे, ये प्रोफेशनल शब्द तो मॉडर्न दुनिया ने, आधुनिक दुनिया ने लेके आया है। लो भाई, गीता में लिखा है दूसरे अध्याय में, प्रोफेशनल इंटेलेक्ट। तो अगर प्रोफेशनल इंटेलेक्ट होता है, व्यवहारिक इंटेलेक्ट होता है, व्यवहारिक बुद्धि, अब देखो, ये जो बुद्धि है, आप जिससे निर्णय लेते हो, विचार करते हो, प्रॉज एंड कॉन्स देखते हो, या आप पर कोई भावना छाई होती है, कोई कल्पना छाई होती है, कोई सरूर छाया हुआ होता है, कोई गरूर छाया हुआ होता है, मगरूर छाया हुआ होता है, और क्या होता है, जो भी रूर छाया हुआ होता है, ठीक है। तो जो भी छाया हुआ रहता है, उस वजह से भी बुद्धि आप हरी हरी कर लेते हो अपने, ग्रीन ग्रीन बुद्धि कर लेते हो, चश्मा लगा लेते हो। तो विचारों और बुद्धि, ये जो है पद कहलाता है। और इसी पद से आप कृत्य, क्रिया, प्रतिक्रिया, कर्म, कहोगे क्रिया लिख ही दिया तो गुरुजी कर्म लिखने की, कर्म वो है जिसे आप बनाते हो, नए कर्म बनाते हो, बाल्टी बाल्टी नया कर्म जो बना रहे हो ना, उसको कर्म बोलते हैं। अगर आप कर्म नहीं बना रहे होते तो उसको हम क्रिया बोलते हैं। जो प्रारब्ध की बाल्टी लेकर के आए हो, उसको यूज कर दिए, वो तो क्रिया कहलाता है। लेकिन चार बाल्टी जो आप नए बनाते हो ना, जो कवि चरित्र आपका है ना, बहुत कवि चरित्र है आपका, बहुत बड़े कवि हो, तो उस कवि चरित्र से जो है आप नए बाल्टियां जो जो भरते हो, नई बाल्टियां, वो आपका कवि चरित्र ही है। अच्छा देखो, एक बात बताता हूं, मजेदार बात। अगर आपके विचार श्रृंखला में है, जरा धैर्य से सुनना, मन से सुनना, अगर आपके विचार श्रृंखला में है और आपकी कविता एकदम अलंकार से भरे हैं, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम, ये तो मैं कविता है, बिल्कुल अलंकार है। डमट 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 डम निनाद वड्ड मर्व यम चकार चंड तांडवम तनोति न, ये एकदम कविता में बिल्कुल धारा प्रवाह एकदम बहे जा रहे हैं। तार एकदम साज पे साज बनाए, ताल से ताल मिला हुआ है, डमरू पे बजा लो इसको। तो आप अपने प्रारब्ध को बहा रहे हैं, लेकिन जब ताल से ताल नहीं मिलाते हैं, आप बेताल हो जाते हैं, आप नासाज हो जाते हैं। मैंने पहले भी इस पर चर्चा की है, बेताल की कहानी मैंने बताई आप लोगों को।
तो क्या होता है, आप नए कर्म बनाते हो। जब भी आप बेताल होते हो तो नए कर्म बनाते हो। 4 बाल्टी खड़े कर देते हो। एक बाल्टी बहाने के आए थे कर्म को, कर्म क्षय करने के आए थे, आप नए कर्म लाद लिए। आप जब जब बेताल होते हो, आपकी कवि शक्ति जब जब एकदम बेकार बेहुदी तुकबंदी करती है। एक बार ऐसे ही हो गया। एक कवि गया और मंच पे उसने माइक उठाया और कविता, सब लोग, तो कविता बोलू, इरशाद इरशाद इरशाद, बोले 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 साहब, जय हो जय हो। उसने माइक पकड़ा, बोला, भाइयों, डब्बे पे डब्बा। धीरे से आवाज आई, वाह 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 वाह। डब्बे पे डब्बा और उस डब्बे पर एक और डब्बा। वाह 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 वाह। पब्लिक पीछे से तालियां, वाह 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 वाह। कवि आगे बोलता है, और उस डब्बे पर एक और डब्बा, और उस डब्बे पर एक और डब्बा। अब धीरे धीरे शांति छाने लगी। पब्लिक जो है वो शांत, बोले कि ये क्या डब्बेबाजी है भाई। ये तो तब से डब्बे ही डब्बे डाले जा रहा है। तो कवि बोले जा रहा है, और उस डब्बे पे, और उस डब्बे पे एक और डब्बा। अब ताली बजाने वाला कोई नहीं था। पब्लिक शांत थी। एक उन्मादी व्यक्ति खड़ा हुआ और चिल्ला कहता है, ये क्या डब्बेबाजी है साहब, इसके आगे भी कुछ बोलेंगे आप? और वो कहता है धीरे से, वाह क्या बैलेंस है। वो कहता है आगे, वाह क्या बैलेंस है, मतलब इतने डब्बों के ऊपर इतने डब्बे रखने के बाद भी क्या बैलेंस है। कविता तो बन गई साहब, लेकिन ये डब्बेबाजी हमारी जिंदगी में नहीं चलती है। जब ये डब्बेबाजी आप करते हो ना, तो क्या होता है कि आप डब्बा भर भर के कर्म बना लेते हो। जब ये डब्बेबाजी करते हो तो डब्बा भर भर के कर्म बना लेते हो। तो ये चार्ट मैंने आप लोग को बताई, और इस चार्ट पे मनन करो, है ना। प्रश्न पूछना उचित है। मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, भागूंगा नहीं। मैं भागने वालों में से नहीं हूं। मैं लड़ूंगा, मैं जूझूंगा। मुझे जो नहीं आएगा मैं सीखूंगा, इसलिए मैं आपके सामने हूं। लेकिन आप इस चार्ट को मनन करो, इसको लिख लो, इस पर मनन करो, इस पर चिंतन करो। ये कोई मेरा डॉक्टर राजेश का सोच नहीं है। ये मैं ये सोच रहे हो कि मैंने अपने मन से लिखा है, ऐसा नहीं है बच्चों। ये शास्त्रों का निचोड़ है। ये साधुओं का अनुभव है। हम समझने में कमी कर सकते हैं, हमारी समझ में कमी हो सकती है, लेकिन ये पत्थर की लकीर है। ये आज भी यही है, हजारों साल पहले भी यही था, और हजारों साल बाद भी यही रहेगा। ये वेद है, ये वेदोक्त है। तो मैंने अब अपनी बातें रख दी है, और यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछें। आ, गुरु जी, हाँ जी। ये सम्यक कल्पना और जो हम डिटर्मिनेशन रखते हैं, इसमें क्या अर्थ सम्यक संकल्प एक साधारण
जो आपके अंदर भावना को के साथ जो कल्पनाएं उठती है वो संकल्प होता है। और इसीलिए गीता में संकल्प के लिए कहा गया है कि योगी संकल्पों का त्याग कर देता है। ये गीता में लिखा है। योगी वही है जो संकल्पों का त्याग कर देता है। यहां आपके पंडित संकल्प कराए जा रहे हैं, यहां आप डिटर्मिनेशन किए जा रहे हो और उसका संकल्प नाम दिए जा रहे हो। तो संकल्पों का त्याग गीता में सिखाया जाता है। आप जो बोलते हो कि हाँ हम रेजोल्यूशन लेते हैं, जो डिटर्मिनेशन की भाषा बोलते हो, वो अलग है। उसको प्रतिज्ञा बोलना चाहिए। उसको बोलना चाहिए कि हम आज से प्रतिज्ञा लेते हैं। लेकिन इन प्रतिज्ञाओं को इतनी बार तोड़ी गई है, टूट जाती है, इसलिए पंडित प्रतिज्ञा शब्द के बजाय संकल्प शब्द बोल देते हैं, क्योंकि मालूम है कि आप तोड़ दोगे। तो इसीलिए संकल्प शब्द। संकल्प शब्द का अर्थ इंग्लिश में डिटर्मिनेशन नहीं है, रिजोल्यूशन नहीं है, है ना। लेकिन हम वो बोलचाल की भाषा में इस शब्द के साथ छेड़छाड़ किए। ये कल्पनाएं हैं। ये आपके अंदर की मनीषा ने लिखा कि क्या इच्छा है ये। हाँ, इच्छा बोल सकते हो। ऑल्दो इच्छा ब्रॉडर टर्म है, लेकिन फिलहाल आप बोल सकते हो ये आपकी इच्छाएं हैं। और ये आप डिटरमाइंड हो भी सकते हो उसके लिए और नहीं भी हो सकते। बेहतर है कि संकल्प की बजाय आप अच्छे शब्द का इस्तेमाल करें, प्रतिज्ञा शब्द का इस्तेमाल करें, तो वो ज्यादा गहरा उतरेगा। आप प्रतिज्ञा लें कि सुबह 4 बजे उठेंगे, देखो कितना गहरा आया। आप संकल्प करें कि आप 4 बजे उठेंगे, किसमें मजा आया सुनने में? प्रतिज्ञा वाला लगा ना, कुछ ठोस सा, कुछ डिटर्मिनेशन वाला, जी गुरु जी। है ना। तो ये धीरे धीरे लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार शब्द बना लिए, है ना। ठीक है। और कोई प्रश्न? धन्यवाद हाँ। गुरु जी। हाँ प्रणाम पूछे। गुरु जी। हाँ पूछे। प्रणाम गुरु जी। हाँ पूछे। गुरु जी, कुछ ऐसा तो नहीं है जो कल्पना है, जैसे लाइक तरंग बन गया, अब वो तरंग की जो एनर्जी है वो संकल्प है, जो मोटिव एक तो नहीं हो गया। नहीं 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 श्रीवास्तव जी, संकल्प शब्द को इतना महान मत बनाइए। गीता ने संकल्प के बारे में बहुत ही बुरा बुरा बोला है। संकल्प के बारे में बड़े ही नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं गीता ने। तो संकल्प को इतना महान शब्द मत बनाइए। संकल्प विकल्प मन का स्वाभाविक क्रिया है। इसको स्वाभाविक ही रहने दीजिए। इसको बहुत ज्यादा, इस शब्द को बहुत वैल्यू मत दीजिए। हाँ, ये हम लोग ने बोलचाल में इसको एक बना दिया है। ये आजकल के पंडितों ने और दूसरे लोगों ने संकल्प शब्द को एक वैल्यूबल वर्ड बना दिया है। ये मन की स्वाभाविक क्रिया है। संकल्प विकल्प मन की स्वाभाविक क्रिया है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और गीता में बार बार इससे बचने की बात कही गई है। इसीलिए बेहतर है कि जिसको आप संकल्प कह रहे हैं उसके लिए आप अलग शब्द, अच्छा बेहतर शब्द ढूंढें। जी गुरु जी। जी गुरु जी। ठीक। हम्म। तो हम समझते हैं कि सभी के प्रश्न पूरे हो गए आज। गुरु जी ओवरऑल। एक प्रश्न पूछना था। हाँ पूछे। गुरु जी, ये जो शब्द वर्ण पद ये सब संस्कृत के, ये सब व्याकरण के हैं, लेकिन ये मानव जीवन से कैसे कनेक्ट है? किससे कनेक्ट है? मानव जीवन से, हमारी जिंदगी से।
इनको बताया हम तो, उसके साथ कैसे कोरिलेट करते हैं? इसलिए तो आज मैंने रिलेट किया ना, आज मैंने चार्ट बना के रेट तो करवाया। हाँ जी, रिलेट कराया, वो तो जब हम देते पढ़ने के हैं, लिए अब है। जैसे सुनो, अब जैसे कोई फार्मूला हम नंबर्स के बजाय हम ABCD डाले और फार्मूला बनाए A+B²। अब कहोगे ये तो नंबर नहीं है गुरुजी, ये तो नंबर है नहीं, हम AB क्यों यूज करें, अलजेब्रा पढ़े ही क्यों, इसमें तो कुछ नंबर सिस्टम है ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने जीवन को सुलझाने के लिए फार्मूला बनाते हैं। हम अपने जीवन को, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए XY या AB लिया जाता है। ये यूनिवर्सल टर्म होते हैं, ये नंबर्स की तरह कांस्टेंट नहीं होते, ये नंबर्स की तरह फिक्स नहीं होते। जब हम शब्द या पद जैसे शब्द का इस्तेमाल हम नहीं किया, हमारे ऋषियों ने किया है। हमारे ऋषियों ने जब किया है तो इसलिए किया है कि हम एक यूनिवर्सल फार्मूला को आपके सामने रख सके। ये मैंने थोड़ी ना किया है, मैं थोड़ी कह रहा हूं पद और पदार्थ। ये पदार्थ शब्द का इस्तेमाल करने वाले हमारे वैदिक ऋषि थे। वेदों में लिखा है ये शब्दावली, वेदों की भाषा, ये मेरी भाषा नहीं है। वेदों में लिखा है, वेद ने वो फार्मूला बनाया, A+B² का फार्मूला बनाया, जो कि किसी भी नंबर सिस्टम में, किसी भी युग में, किसी भी काल में, वो किसी भी नंबर्स के साथ वही फार्मूला लगता है। हाँ जी, हरी बात समझ में? ये बहुत सिस्टमेटिक है गुरु जी, जैसे ये ना सारा चार्ट बहुत सिस्टमेटिक है। बहुत अच्छा लगा मेरे को चार्ट देख के। इस चार्ट पर आप लोग सब लोग मनन करो, विचार करो, चिंतन करो, सोचो। हाँ जी, और हाँ जी, जितना ज्यादा मनन करोगे उतना उसमें से रस निकल के आएगा, उसमें से ज्ञान निकल के आएगा। जी। ठीक है? धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? चलिए, आप सब विद्वान हैं। आज के लिए प्रणाम। कल 7 बजे हम लोग फिर मिलेंगे संडेज विथ योगीराज में। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। राम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी।